Hello students, this is Nisha and welcome back to my new video. This In this lecture we are going to discuss about ऑप्ट्रॉन. आज हम पढ़ेंगे ऑप्ट्रॉन के बारे में. ओके सो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे, फिर मैकेनिज्म पर आते थे, बट आज थोड़ा रिवर्स करेंगे. पहले मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट पे आएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले ऑप्ट्रॉन क्या है. ऑप्ट्रॉन एक जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए. डीएनए का एक पार्ट है जिसमें एक से ज्यादा जीन, व्हेन मोर देन वन जीन आर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल ऑपरेटर. जब एक से ज्यादा जीन एक ही ऑपरेटर से रेगुलेट होता है, हम वैसे सिस्टम को बोलते हैं ऑप्ट्रॉन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ लैक ऑप्ट्रॉन देयर आर तीन जीन होता है, जेड, वाई एंड ए. ये तीन जीन है और ये तीन जीन एक ही ऑपरेटर से रेगुलेट होता है. ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ऑप्ट्रॉन सिस्टम. क्या बोलते हैं? ऑप्ट्रॉन सिस्टम. ये होता कहाँ है? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स में होता है. प्रोकैरियोट्स में ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ई कोलाई बैक्टीरिया में, बट अभी और भी ज़्यादा डिस्कवरी हुआ और हमें पता चला कि बहुत सारे इंट्रिक बैक्टीरिया जो है उनमें भी ये सिस्टम रेगुलेट होता है. बट सबसे फर्स्ट क्योंकि ई कोलाई में डिस्कवर किया गया था, इसलिए हम ई कोलाई के बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो लेट्स ड्रॉ ई कोलाई बैक्टीरिया. चलो आज हम स्क्वायर बनाते हैं. ये है हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया. ई कोलाई बैक्टीरिया को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है. शुगर सोर्स है ग्लूकोज. ठीक है, एनर्जी चाहिए इसे. एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज से मिलेगा. ठीक है, मतलब अगर मीडियम में ग्लूकोज है तो ई कोलाई ग्लूकोज का यूज कर रहा है एनर्जी लेने के लिए. लेकिन अगर मीडिया में ग्लूकोज नहीं है, कोई दूसरा ग्लूकोज कोई दूसरा शुगर का सोर्स है, फॉर एग्जांपल लैक्टोज. अगर मीडिया में लैक्टोज है, ये एक ई कोलाई, ये दूसरा ई कोलाई बैक्टीरिया, और मीडिया में हमारा लैक्टोज है. सॉरी सॉरी सॉरी, मीडिया में हमारा लैक्टोज है. ठीक है, तो अब क्या करेगा? इसको लेगा, इसको यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा. अब भूखे मरने से तो बेटर है ना कि हम लैक्टोज को यूज कर ले. ठीक है, लैक्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है ना. लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है. ग्लूकोज मोनोसेक्राइड था, सिंपल शुगर था, जबकि लैक्टोज जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर है. लैक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज का डाइजेशन करना पड़ेगा पहले, तब जाके बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. फिर ये ग्लूकोज को यूज करेगा फॉर एनर्जी, है ना. इतना सारा काम करना पड़ेगा. तो जब मीडियम में ग्लूकोज होता है और लैक्टोज होता है, तब तो ई कोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज की तरफ देखता भी नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं, मतलब ही नहीं है. लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है, खत्म हो गया, उस केस में ई कोलाई बैक्टीरिया को मजबूरी से ही सही बट लैक्टोज को यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर लैक्टोज को यूज नहीं करेगा तो वो फिर मर ही जाएगा. तो उससे बेटर है कि यार चलो लैक्टोज को यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो लैक्टोज को यूज करने के लिए पहले लैक्टोज को उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा. डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है. हमें एंजाइम्स चाहिए. ई कोलाई बैक्टीरिया को पहले एंजाइम्स बनाना पड़ेगा. एंजाइम्स कौन बनाएगा? ये बोलेगा ऑप्ट्रॉन को, भाई प्लीज हमें डाइजेस्ट करना है लैक्टोज को, तो थोड़ा सा एंजाइम बना दे, वो एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट कर सके. अगर तू एंजाइम नहीं बनाएगा तो लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा और भूखे मर जाएंगे. ठीक है, तो ऑप्ट्रॉन बोलेगा कि ठीक है चलो एंजाइम्स बनाते हैं. ठीक है, ऑप्ट्रॉन अपने स्ट्रक्चरल जीन जो कि तीन है, जेड वाई ए, तीन जीन है, उसको बोलेगा कि भाई चलो क्योंकि तुम डीएनए हो तो पहले तुम्हें ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा. तो जेड वाई ए का पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन से
मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से ये एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होने के बाद ये बनाएगा प्रोटीन और एंजाइम्स, 3 बनाएंगे, 1 2 एंड 3। कौन कौन से, क्योंकि 3 जीन है, 3 एंजाइम को कोड करेगा। फर्स्ट जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोज को करेगा कोड, सेकंड वाई परमेज को, एंड ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलोज को करता है, ठीक है। समझ में आया। अगर मीडिया में ग्लूकोज है तो उसको इकोलाई जो है वो डायरेक्ट यूज करेगा, डायरेक्ट यूज कर रहा है, उस केस में एंजाइम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस में मीडिया में ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए पहले इकोलाई को एंजाइम चाहिए, इसलिए वो देखेगा ऑपरॉन की तरफ कि ऑपरॉन भाई प्लीज हमें एंजाइम्स बनाकर दो, क्योंकि हमें लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है। फिर ऑपरॉन क्या करेगा, डीएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन करके फिर 3 एंजाइम को कोड करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज। कंबाइनली अगर मैं बात करूं तो इनका काम होता है लैक्टोज का डाइजेशन करना, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाना, और ग्लूकोज को फिर इक्वलाइज जो है एनर्जी के लिए यूज करेगा। समझ में आया। ये है लैक ऑपरॉन, इतना ही है और यही है। अब हम इसका कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे कि लाइक कब ग्लूकोज रहेगा, कब ग्लूकोज नहीं है, अगर दोनों है तो क्या होगा, ऑपरॉन को किसने डिस्कवर किया था, बीटा गैलेक्टोसाइड का काम क्या होता है, परमेज का काम क्या होता है, ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड द स्लाइड। ओके, सो yeah, okay, so first of all, this operon concept was discovered in the year 1961 by 2 scientists named as Jacob and Monod. यहाँ पर आप साइंटिस्ट को देख सकते हैं, यही है, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्स मोनाड। और ये सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था इकोलाई बैक्टीरिया में। वहाँ पर उन्होंने देखा था कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इकोलाई जो है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, तो उन्होंने उस चीज को डिस्कवर किया था। ओके, तो फर्स्ट डिस्कवरिंग इकोलाई बैक्टीरिया by Jacob and Monod in the year 1961। जैकब एंड मोनाड पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इकोलाई बैक्टीरिया पे नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरॉन है क्या। ऑपरॉन इज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का एक पार्ट है, जो कि एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम करता है, जिसमें एक प्रोमोटर जीन होगा, एक रेगुलेटर जीन होगा, एक ऑपरेटर जीन, और एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन। जो हम ZY के बारे में बात कर रहे थे ना, वो यही स्ट्रक्चरल जीन ही है, ठीक है। और नेक्स्ट, ऑपरॉन जो है वो 2 टाइप का होता है, इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपरॉन एंड रिप्रेसिबल टाइप ऑफ ऑपरॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपरॉन, क्योंकि लैक ऑपरॉन जो है वो इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपरॉन ही होता है, ठीक है। ओके, so in this whole system it normally remains in switched off condition। याद करो अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया था आपको, ये वाली, वेट, ये वाली, इसमें नॉर्मल कंडीशन क्या था, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज था मीडिया में, तो ZYA का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, नहीं हो रहा था, ठीक है। उस केस में अगर ये नॉर्मल सिचुएशन है, जब ग्लूकोज है तो नॉर्मल सिचुएशन है, तो ये सिस्टम ऑपरॉन सिस्टम क्या है, ऑफ है, ठीक है। अगर ग्लूकोज नहीं है मीडिया में तब जाके ऑपरॉन सिस्टम ऑन होगा। समझ में आया। ओके, तो इंडिविजुअल सिस्टम में नॉर्मली जो है इट रिमेन्ड इन स्विच्ड ऑफ कंडीशन and it begins to work only when the substance to be metabolized by it is present in the cell। और ये तभी काम करेगा जब सब्सटेंस जिसको मेटाबॉलिज्म होना है, फॉर सेकंड केस में लैक्टोज याद है, जब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होना था यहाँ पर सेकंड केस में, तब जाके ऑपरॉन सिस्टम जो है वो स्विच ऑन हुआ था या काम करना स्टार्ट किया था, है ना।
तो इट बिगिंस टू वर्क ओनली व्हेन द सब्सटेंस टू बी मेटाबोलाइज, वो सब्सटेंस जिसका मेटाबॉलिज्म होना है वो अगर सेल में प्रेजेंट होगा तभी इंडिविजुअल सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, लैक ऑपरेंट के केस में ये जो सब्सटेंस है जिसका मेटाबॉलिज्म होना है वो क्या है, लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट इसका जनरल एग्जांपल जो है वो लैक ऑपरेंट है, जनरली अकर्स इन कैटाबॉलिक पाथवे, जब डिसोसिएशन होना होता है, जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज का डिसोसिएशन होना था, डाइजेस्ट करना था इसको ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, जब कैटाबॉलिक पाथवे होगा तब जाके इंडिविजुअल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा, और फॉर एग्जांपल लैक ऑपरेंट ऑफ इकोलाई। ओके, सो या लैक ऑपरेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इकोलाई। सबसे पहले इकोलाई में किया गया था, मैंने अभी बताया, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए डिस्कवर किया था। वहां पे जीन एक्सप्रेशन लैक्टोज में कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा कब नहीं होना है, इसका रेगुलेशन लैक ऑपरेंट के थ्रू होता है। द लैक ऑपरेंट कोड्स फॉर एंजाइम involved in the catabolism of lactose, although ग्लूकोज इज द प्रीफर्ड कार्बन सोर्स फॉर मोस्ट बैक्टीरिया। अभी मैंने बताया था आपको कि जनरली अगर मीडिया में ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों है, लाइक अगर ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है, तो बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को प्रीफर करता है, उसको मतलब ही नहीं क्यों काम करेगा ज्यादा, है ना। जब एक सिंपल शुगर प्रेजेंट है तो उसको फालतू में डाइसैकेराइड को यूज करके उसको डाइजेस्ट करके फिर ग्लूकोज को यूज करना है, इससे बेटर है कि हम डायरेक्ट ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं ना। जब पका पकाया खाना स्विगी से ऑर्डर हो रहा है तो हम घर पे क्यों बनाए। ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे, बैक्टीरिया है उसको जब बना बनाया ग्लूकोज मिल रहा है तो फिर वो लैक्टोज से ग्लूकोज बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, ओके, so although glucose is the preferred carbon source for most bacteria, the lack operant allow for effective digestion of lactose when glucose is not available। जब ग्लूकोज नहीं होगा उस केस में अगर मीडिया में सेकेंड ग्लूकोज शुगर सेकेंड सोर्स है शुगर का लैक्टोज, उस केस में लैक ऑपरेंट जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इट इज द इंडिविजुअल ऑपरेंट, अभी मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल ऑपरेंट है, सिंस द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इंड्यूस द ऑपरेंट टू स्विच ऑन। क्यों इंडिविजुअल क्यों है, क्योंकि जब लैक्टोज होता है तभी ये ऑपरेंट स्टार्ट करता है काम करना, है ना। जब ऑपरेंट लैक्टोज नहीं था तो मतलब ग्लूकोज है, तो जब ग्लूकोज है ही है तो फिर इतना सारा एंजाइम्स बनाने का क्या मतलब है, तो स्विच ऑफ रहो भाई, तुम बंद रहो, काम करने की जरूरत नहीं है। जब ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, उस केस में हमें ऑपरेंट को स्विच ऑन करने की जरूरत होती है। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सिस्टम। ठीक है, तो ब्लैक ऑपरेंट इट इज द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेंट। समझ में आया। अभी देखिए अगर वो अभी मैंने जो आपको बनाकर बताया था उसको समझाने से पहले अगर मैं ये स्लाइड आपको दिखाती तो आपको नई चीजें समझ में आती, आपको लगता है जैसे कि रटना है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ मैकेनिक्स, तो आपको ये चीजें आसान लग रही है कि अरे हाँ ये तो अभी बताया था, ये तो अभी बताया था, समझ में आ रहा है। ओके, सो या ये है लैक ऑप्शन जेड बाई, ये स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेट हो रहा है एक सिंगल ऑपरेटर से। ठीक है, जेड कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई कोड्स को परमीज, एंड ए कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। इन सब का इंडिविजुअल फंक्शन हम देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर रेगुलेटरी सीक्वेंस में आई जीन है, ऑपरेटर है, प्रोमोटर है। ठीक है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इंडिविजुअली। लाइक यहाँ पे डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स, ऑपरेटर, लैक ऑपरेंट ओ, दिस इज द ऑपरेटर जो तीन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट कर रहा है। इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर, इसका काम क्या है, ऑपरेटर का बाइंडिंग साइट है रिप्रेशर के लिए। आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। ऑपरेटर लैक ओ, प्रोमोटर लैक पी, एंड रिप्रेशर। रिप्रेशर को आप चलो बाद में बताते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, रिप्रेशर को आप रेगुलेटर भी कह सकते हैं, ये आई होता है, आई जी। ठीक है, अभी इसका पर्पस क्या है ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ, अभी एलिमेंट्स देखते हैं पहले। तो लैक ऑपरेंट में आपको मिलेगा लैक
लैक ओ जो कि ऑपरेटर है, लैक पी जो कि प्रोमोटर है, लैक आई जो कि रिप्रेशर या रेगुलेटर है। ठीक है, इसको आप आई फोर इनिबिटर भी एज्यूम कर सकते हो। इनिबिटर, आई फोर इनिबिटर होता है इंड्यूसर नहीं होता। इंड्यूसर लिख के कट कर दो। आई फोर इनिबिटर नॉट इंड्यूसर। यहाँ देखो आप, स्ट्रक्चरल जीन जेड बाई ए ऑपरेटर प्रोमोटर एंड रेगुलेटर जो कि आई जीन है। ठीक है, तो आई होप एलिमेंट क्लियर हो गया है कि लैक ऑपरेशन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ लैक ऑपरेशन। हम ये सारे डिस्कस करेंगे, सारे स्लाइड डिस्कस करेंगे, बट पहले जो मतलब मुझे पता है कि पहले आपको क्या समझाना है। ओके, सो अभी हम पहले पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ लैक ऑपरेशन के बारे में। ओके, सो याद करो अभी जो मैंने डायग्राम बनाकर आपको दिखाया था, उस केस में क्या हो रहा था कि नॉर्मल कंडीशन था जब ग्लूकोज प्रेजेंट था मीडिया में और ऑपरेंट स्विच्ड ऑफ था, क्योंकि जब ग्लूकोज है तो एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लूकोज की जगह जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो एंजाइम्स की जरूरत थी, और उस केस में लैक्टोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की जरूरत थी। ठीक है, तो ऑपरेंट ऑन स्विच्ड ऑन हुआ था एंजाइम्स बनाने के लिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब जब लैक्टोज नहीं है, ठीक है, तो ऑपरेंट क्या है, स्विच्ड ऑफ है। तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, अगर मीडिया में लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, अगर एब्सेंस है इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज का वो शुगर सोर्स नहीं है, तो इस केस में शुगर सोर्स क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है तो डाइजेशन की जरूरत नहीं है, एंजाइम की जरूरत नहीं है, तो ऑपरेशन जो है वो कैसा होगा, स्विच्ड ऑफ कंडीशन में होगा। समझ में आया? ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस अ रिप्रेसर प्रोटीन। जब लैक्टोज नहीं होता है मीडिया में तो जो रेगुलेटर जीन है, ठीक है, आई रेगुलेटर इनहिबिटर सब सेम ही नाम था, रिप्रेसर है ना। यहाँ पे आप देखो, रेगुलेटर रिप्रेसर इनहिबिटर ये सब लैक आई जीन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है तो जो रेगुलेटर जीन है मतलब कि आई जीन जो है वो प्रोड्यूस करेगा एक रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि डीएनए है तो उसको प्रोटीन बनाने के लिए पहले एमआरएनए बनाना पड़ेगा। ये एमआरएनए क्योंकि रिप्रेसर जीन बना रहा है इसलिए इसको हमने रिप्रेसर एमआरएनए बोला, और ये जो प्रोटीन बनाएगा वो रिप्रेसर होगा। ठीक है, रिप्रेस मतलब स्टॉप कर देना, ठीक है, रोक देना। ये स्टॉप किसको करेगा, ये रिप्रेसर जब बनेगा तो ये जाकर बाइंड करेगा हमारे ऑपरेटर रीजन से। ऑपरेटर रीजन याद करो क्या कौन था, ऑपरेटर रीजन वो था जो तीन जीन को रेगुलेट कर रहा था, तीन जीन के काम को रेगुलेट कर रहा था, वहां पर जाकर रिप्रेसर जो है वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, in the absence of lactose the regulator gene produce a repressor protein which bind to the operator site, जो बाइंड करेगा कहाँ पर, ऑपरेटर साइट पे, एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन एज ए रिजल्ट, और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। ठीक है, the structural gene do not produce mRNA and the proteins are not formed, क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है, तो प्रोटीन नहीं बनाना होगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना। ट्रांसक्रिप्शन क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है इसका मतलब ये कि आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे रन करता है तभी आरएनए बनता है, एमआरएनए बनेगा, है ना। लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज रन नहीं करेगा, एमआरएनए बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आरएनए पॉलीमरेज रन ना करे, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ है, ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, और ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जाएगा ऑपरेटर पे, ऑपरेटर से फिर ZYA को ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से ZYA की तरफ ना जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको बीच में ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाकर बाइंड करेगा ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद ये एक ब्लॉक बना देगा जिसको
आरएनए पॉलीमर क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब आरएनए पॉलीमर इसको सॉरी पॉलीमर नहीं पॉलीमरेज, जब आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो Z/8 का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा और अल्टीमेटली एंजाइम्स नहीं बनेगा। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। समझ में आया? एनी डाउट? नो? ओके। इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। ये नेगेटिव रेगुलेशन का एक टाइप है। नेगेटिव क्यों हुआ? आप आप मुझे बताओ। अभी मैंने इतना समझाया, इसका जो प्रोडक्ट है इंड्यूसर का वो इसको बाइंड कर रहा है और उसकी वजह से ये ऑपरेंड स्विच्ड ऑफ हो रहा है। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। अगर इसके बाइंड करने से ये ऑपरेंड स्टार्ट होता तो हम बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन, लेकिन रिप्रेसर के बाइंड करने से ऑपरेंड स्विच्ड ऑफ हो रहा है, ऐसे इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ये नेगेटिव रेगुलेशन है। समझ में आया? एनी डाउट? नो? ओके। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके ओके। आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ है, मतलब डायग्रामेटिक व्यू कलरफुल समझ में आता है ना ज्यादा अच्छे से। ओके तो ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई ए ऑपरॉन है ये ऑपरेटर प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन आई, आई एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए प्रोटीन बना रहा, ये प्रोटीन रिप्रेसर की तरह काम करेगा, इसका नाम ही एक्टिव रिप्रेसर है। ये प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। इसके ऑपरेटर से बाइंड करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो कि यहाँ बाइंड है ओरिजिनली, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ZY का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट अटैच टू द प्रोमोटर रीजन नाउ। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो प्रोटीन है ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो रहा है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि अब कुछ और बाइंड नहीं कर सकता। वो आपने सुना है एंजाइम्स के बारे में, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वहां पे आपको पता होगा कि जब सब्सटेंस जो एंजाइम बाइंड करता है किसी भी दूसरे सब्सटेंस से, तो उसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं। तो जो चेंजेस होती है इस केस में वो ऐसा होता है, आरएनए पॉलीमरेज ये है प्रोमोटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन है, ये रिप्रेसर है। जैसे रिप्रेसर बाइंड किया तो ये जाकर ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल इसमें चेंजेस आ गई। अब इस चेंज की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको रन नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एक फ्लैट रास्ता चाहिए था, ऐसा चाहिए था मूव करने के लिए। लेकिन अभी क्योंकि ऐसे हो गया है और यहाँ पे एक ब्लॉक भी आ गया है, तो अब वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आया? रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक जीन। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। सेकंड, फर्स्ट कंडीशन था जब मीडिया में हमारा ग्लूकोज था और लैक्टोज नहीं था, इंड्यूसर नहीं था, तो स्विच ऑफ कंडीशन था। सेकंड कंडीशन है जब लैक्टोज है, अभी ग्लूकोज खत्म हो गया, अब इकोलाई बैक्टीरिया को सरवाइव करना है, मीडिया में लैक्टोज है, तो अल्टीमेटली उसको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, जरूरी है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो एंजाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंजाइम तब बनेंगे जब ऑपरेंट सिस्टम ऑन होगा। ओके, सो व्हेन लैक्टोज इंड्यूसर प्रेजेंट इन द मीडिया, जब मीडिया में लैक्टोज होगा तो इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर आई जीन। याद है आई जीन क्या कर रहा था? रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा था, और ये रिप्रेसर एमआरएनए जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से बाइंड होता था, इसी वजह से आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पे ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहा था, है ना, यही हो रहा था। लेकिन अभी जब मीडिया में लैक्टोज होगा, उस केस में जो लैक्टोज है इंड्यूसर है, वो जाकर इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर प्रोटीन, इस रिप्रेसर प्रोटीन से इंड्यूसर बाइंड कर रहा है और बाइंड करने के बाद उसको इनएक्टिव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अब जाकर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि यहाँ बैठा हुआ था, अब वो रन करेगा पूरे स्ट्रक्चरल जीन में,
और जब जीन पे कोई भी आरएनए पॉलीमरेज रन करता है तो आपको पता है वो ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा जिसको लैक एमआरएनए बोलते हैं। और ये एमआरएनए क्योंकि ये 3 जीन कोड कर रहा है तो ये 3 प्रोटीन को बनाएगा। वो 3 प्रोटीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज होता है। समझ में आया आपको? क्लियर है? फिर से समझाओ, मैं लास्ट में सम अप कर दूंगी, ठीक है? ओके। So, when lactose inducer present in the media binds to the repressor, so the repressor now fails to bind to the operator. Therefore, the operator is made free and induces the RNA polymerase to bind to the initiation site on promoter, which results in the synthesis of lac mRNA. समझ में आया? This mRNA codes for 3 enzymes जो कि necessary होता है लैक्टोज के कैटेबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए इस तीनों एंजाइम्स की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हो ये डीएनए है, एमआरएनए बना रहा था रिप्रेसर प्रोटीन को। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन पे क्योंकि मीडियम में लैक्टोज है तो लैक्टोज जाके बाइंड कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन से और उस प्रोटीन को इनएक्टिव बना दिया। क्या बना दिया? इनएक्टिव। अब इनएक्टिव होने की वजह से ये प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं करेगा, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज तुरंत जाके प्रोमोटर को बाइंड करेगा और आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा डीएनए पे तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनते ही फिर वो एंजाइम्स बनाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन होने के बाद। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो? ओके। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब इस केस में टोटल 4 सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है, 4 सिचुएशंस आर पॉसिबल। फर्स्ट इज व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जब मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और लैक्टोज एब्सेंट होगा। जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज क्या है? एब्सेंट। तो केस फर्स्ट याद करो, ऑपरेंड को स्विच ऑन होने की जरूरत नहीं है, ये वाला केस फर्स्ट वन, दिस वन। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है, तो ऑपरेंड को ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। और जब ऑपरेंड ऑन नहीं होगा तो ZYA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एंजाइम्स नहीं बनेगा। तो व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जब ग्लूकोज होगा तो लैक्टोज एब्सेंट है और ई कोलाई डज नॉट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कंडीशन, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और मीडियम में लैक्टोज भी प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों प्रेजेंट है तो ई कोलाई जो है वो लैक्टोज की तरफ देखेगा भी नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं है उसे, वो डायरेक्ट ग्लूकोज को यूज करेगा, इसे यूज करेगा क्योंकि प्रेफरेंस जो है वो ग्लूकोज के लिए है। ठीक है, when glucose is present and lactose is present, the E. coli does not produce beta galactosides। क्यों? सिंपल है कि क्यों नहीं यूज करेगा, उसको लैक्टोज की जरूरत ही नहीं है, वो ग्लूकोज यूज करेगा। ठीक है। थर्ड, व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट, जब ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है, तो जब ग्लूकोज सोर्स ही शुगर का एब्सेंट है तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइड्स प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है? उस केस में भी बीटा गैलेक्टोसाइड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। नाउ द फोर्थ कंडीशन, व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट, जब ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, सिर्फ इसी केस में ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड्स प्रोड्यूस करेगा और लैक्टोज का डाइजेशन करेगा। समझ में आया? यही सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जैकोब एंड मोनार्ड के थ्रू ई कोलाई बैक्टीरिया में, क्योंकि उस केस में, उस कंडीशन में मीडियम में ग्लूकोज नहीं था और शुगर सोर्स सिर्फ लैक्टोज था। ठीक है, समझ में आया चारों सिचुएशन? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, तो अभी जो मैंने स्किप किया हुआ था ZYA जो है वो 3 प्रोटीन बना रहा था। 3 प्रोटीन का काम क्या है? उसके पहले जो रेगुलेटर ऑपरेटर जीन थे उनका काम क्या है? मैकेनिज्म समझ में आ गया है ना? काम भी समझ में आ गया आपको? अब ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले ऑपरेटर जीन का काम क्या था? बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर। याद करो, ऑपरेटर जीन ये है, ऑपरेटर जीन जो कि छुप गया है, ये ऑपरेटर जीन है। इसका काम क्या था? रिप्रेसर आकर यहाँ पे बाइंड हो रहा था, मतलब ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहा है रिप्रेसर के लिए। तो लैक
ऑप्रोन ओ जो है, ओ जीन जो है वो क्या कर रहा है, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहा है रिप्रेसर के लिए। सेकंड प्रोमोटर, प्रोमोटर का काम क्या था, यहाँ देखो वापस आओ, प्रोमोटर का काम है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना, है ना, तो बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। थर्ड रिप्रेसर, जिसको हम रेगुलेटर बोल रहे थे या इनहिबिटर जीन, आई जीन कह रहे थे, उसका काम क्या था, वापस आओ, रिप्रेसर आई जीन जो है उसका काम था रिप्रेसर एमआरएनए बनाना और रिप्रेसर प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो देखो, जीन इनकोडिंग द लैक रिप्रेसर प्रोटीन, ये जो जीन है वो लैक रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगा एंड बाइंड्स टू डीएनए एट द ऑपरेटर, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो ऑपरेटर पर जाके बाइंड करेगा एंड ब्लॉक्स बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर। समझ में आया, ये रिप्रेसर क्या रहा था, क्या कर रहा था, ऑपरेटर को बाइंड कर रहा था और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोक रहा था। समझ में आया, कितना इजी हो जाता है ना समझने के बाद। ओके, तो नाउ अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, जो कि 3 है, जेड वाई ए। जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, जेड कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई कोड करेगा परमीएज एंड ए कोड कर रहा है ट्रांसएसिटाइलेज को, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल ब्रेक डाउन द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। वाई, वाई जो परमेज कोड कर रहा था, परमेज का काम होता है परमेबिलिटी को इंक्रीज करना। इकोलाई बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सो दैट मीडियम में जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो इंटर कर सके इकोलाई के अंदर, ठीक है। दिस प्रोटीन फाउंड इन द इकोलाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू द सेल। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिव मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट लैक ए जीन जो है, इसको बोलते हैं थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज, फेमस मतलब पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रांसएसिटाइलेज भी नाम रख सकते, याद रख सकते हो। बेसिकली इस एंजाइम का फंक्शन जो है वो अनक्लियर है, और लेकिन थोड़ा बहुत किसी किसी बुक में इसके बारे में बताया हुआ है कि ये एंजाइम जो है वो एक्चुअली एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। it is an enzyme that transfer an acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactosidase। आप इसको आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप, सॉरी, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम A to बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। आप इसको लिख लेना, समझ में आ गया, एनी डाउट, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब लैक्टोज जरूरी नहीं है कि लैक्टोज ही हर वक्त मीडियम में रहे, लैक्टोज के अलावा और दूसरे एनालॉग्स भी हो सकते हैं जो इसके आइसोमर्स वगैरह होते हैं या फिर सिमिलर दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें मैं आपको 4 एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें एक एग्जांपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलो लैक्टोज का, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। एलो लैक्टोज इज एन आइसोमर ऑफ लैक्टोज एंड इंड्यूसर ऑफ लैक्टोपेरोन। ये पूरे लाइन पे ही क्वेश्चन आया हुआ है कि एलो लैक्टोज जो है वो लैक्टोज का आइसोमर है, हाँ बिल्कुल आइसोमर है, और ये लैकोपेरोन की इंड्यूस करता है, बिल्कुल इंड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा 4 ऑप्शन है, आइसोप्रोपाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोज एंड एक्स गैल, ठीक है। आप चाहो तो आप इन चारों को याद रख सकते हो, लेकिन अगर किसी एक को याद रखना है तो प्लीज एलो लैक्टोज को तो याद ही रखो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं जब अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज़ कर सकते हो, मोस्ट कॉमनली ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में होता है, आपके सिलेबस में नहीं है तो बस आप एक लाइन में बस याद रख लेना, अगर याद रह जाता है तो, कि इसका जो एप्लीकेशन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं बेसिकली, और मोस्ट कॉमनली ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में यूज़ होता है। तो कंक्लूजन समअप कर देते हैं चीज़ों को, तो लैक ऑपरेंट क्या है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन, इट रेगुलेट्स लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया में ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये इट इज अ टाइप ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरेंट,
इंडिविजुअल मीन्स एक मेटाबॉलिज्म जिसका डाइजेशन होना है वो आएगा और ऑपरेंट को स्विच ऑन करेगा। जनरली ये स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। इस टाइप के रेगुलेशन को बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑपरेंट इज ट्रांसक्राइब्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी। लैक ऑपरेंट सिर्फ तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ मीडियम में लैक्टोज रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज इक्वलाइज जो है वो लैक्टोज की तरफ देखिएगा भी नहीं। ठीक है, अगर लैक्टोज सिर्फ सिंगल सोर्स है एनर्जी का तो लैक्टोज को यूज करेगा। In order to conserve cellular resource and energy by not producing the enzyme when there is no need to metabolize lactose। जब मीडियम में ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है तो लैक्टोज को फालतू में उतना ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है, हम ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये कुलाइड बैक्टीरिया ग्लूकोज को प्रिफर करता है, इसलिए। समझ में आया? एनी डाउट? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।